रुक करते हैं अगली खबर का। धामी सरकार की सौगात, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों की मंजूरी मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कि लाखों की आबादी को अब इसका लाभ मिलेगा। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों की सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का उन्होंने आभार जताया है। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को बड़ा झटका। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को बड़ा झटका। केंद्र ने उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित किया है। हरिद्वार की 251, उधम सिंह नगर की 134, देहरादून की 95 सहित 11 जिलों की इकाइयां इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयां जिनको बड़ा झटका लगा। केंद्र ने उत्तराखंड की इन तमाम इकाइयों की सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। खबर हरियाणा के कलानौर से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनसभा को संबोधित यहां पर सीएम ने किया। कलानौर हरियाणा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मत और समर्थन मांगते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। हरिद्वार के जगजीतपुर से में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। आज हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दाखिले के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। अगले 2 से 3 महीने में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं हरिद्वार जिले के जितने भी हमारे पूरी जनता है यहाँ की, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और 100 सीटें हमको कल ही जो है भारत सरकार की तरफ से मिल गई हैं 3 तारीख अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर तक हम काउंसलिंग करेंगे और 100 बच्चों के यहाँ एडमिशन इसी साल। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी के भू कानून की दिशा में लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने भी यहां भूमि खरीदी और उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जाएगा। मैंने कहा ना, मैं इसमें फिर मेरा मानना है, सरकार का मानना है कि केवल कानून बनाने से इस तरह की बुराइयों को नहीं दूर किया जा सकता। इसके लिए जन जागरण जरूरी है। और देखिए, कई जगह तो क्या होता है कि लोग जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उनका राजनीतिकरण कर देते हैं। जैसे कांग्रेस ने राजनीतिकरण किया, 10 वर्ष कांग्रेस भी सत्ता में रही है और कांग्रेस जिस तरह आज बात कर रही है तो उनको पर्याप्त अवसर मिला था। 10 वर्षों तक सत्ता में रहकर कड़ा से कड़ा कानून ला सकते थे। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, इससे हमारी डेमोग्राफी के बदलने का भी अंदेशा है, इससे हमारे लोग लैंडलेस हो जाएंगे, इसका अंदेशा है। देखिए, मैंने कहा
उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वामी राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी की ओर से दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले इनोवेशन फेस्टिवल की सराहना की है। वन मंत्री ने कहा कि इस समय इनोवेशन की ही ज़रूरत है। नए नए इनोवेशन के जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वामी राम विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल कराए जाने की सराहना की है। उन्होंने आज समसामयिक विषय पे एक इनोवेशन फेस्टिवल 2024 करने का निर्णय लिया। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक इंजीनियरिंग से लेके गेमिंग एनिमेशन से लेके डेटा साइंस से लेके तमाम तरह के जो नई स्ट्रीम्स आई हैं, जिनमें भविष्य की पूरी संभावना इस जो समेटे हुए हैं। और आज उसमें सरकारी नौकरियों के मोह को भी आप नया नौजवान आप देख रहे हैं, छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी है, क्योंकि आज आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने कहा है कि आप तमाम इनोवेटर्स को जो सेलेक्ट जितने लोग आएंगे उनको सेलेक्ट करके उनमें 5-5, 6-6 लोगों को डिफरेंट फील्ड। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने उत्तराखंड में रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अधिकारियों की चूक मानती हूं, क्योंकि अधिकारी मुख्यमंत्री को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बड़ी संख्या में न सिर्फ रोजगार दिया गया था, बल्कि कई MOU भी साइन हुए थे। मैं इसमें कहीं ना कहीं चूक अधिकारियों की मानूंगी, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्यमंत्री जी को सही ब्रीफिंग करें। ब्यौरा उनको सही तरह से नहीं दिया गया है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय पर ना सिर्फ 40,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, बल्कि वो सब धरातल पर भी उतरे। सेलाकुई से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक सिटकुल पिटकुल की स्थापना से यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए थे। पर उस तरह का मंजर हमने इतने करोड़ों खर्च करने के बाद भी न त्रिवेंद्र सरकार के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा, न धामी जी के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्वभाव स्वच्छता की थीम पर मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में परसुंडा खाल बाजार में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों के स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद पौड़ी के सबसे अधिक गंदगी वाले 100 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रैली के माध्यम से अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने परसुंडा खाल के व्यापार सभा के अध्यक्ष व बाजार के स्थानीय दुकानदारों को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने में सहयोग देने की अपील की है। जी, महात्मा गांधी जी ने इसमें हमें स्वच्छता का संदेश दिया था, शिक्षा प्रदान की थी। उसी विषय को लेकर आज एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत घुकोट में वन विभाग वालों के साथ आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम। उत्तराखंड के लक्सर में चीनी मिलों का नया पेराई सत्र भले ही दूर हो, लेकिन कोल्हू में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। लक्सर में गन्ना कोल्हुओं में गुड़ उत्पादन का काम भी शुरू हो गया है। फसल पूरी तरह पकने के कारण गुड़ में मिठास के लिए यहाँ चीनी मिलानी पड़ रही है और किसानों को सस्ते दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश का पर्यटन विभाग युवाओं के लिए एक बड़ी स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत जो भी व्यक्ति पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे 35 से 40% की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि प्रदेश का आम आदमी अपना रोजगार शुरू कर सके। देखिए, हमारे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, यहाँ पे एकोमोडेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाने के दृष्टिकोण से और अलग अलग टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलप करने के उद्देश्य से एक स्कीम लाई है। जो स्कीम केवल उत्तराखंड के रेसिडेंट्स के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे, तो उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक का जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कोई करना चाहता है, जो यहीं का रहवासी हो, उस व्यक्ति को
ऑलमोस्ट 35% से 40% तक की कैपिटल सब्सिडी इस स्कीम के अंतर्गत। प्रदेश में सरकारी डॉक्टर अपनी कई मांगों को लेकर जल्द ही एक बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। वहीं जब भी डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो इसकी वजह से आम लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स के हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हमने कई मुद्दों को लेकर डॉक्टर्स से बातचीत की है। वहीं उनकी कई मांगों को मान लिया गया है। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी सभी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी डॉक्टर्स को मना लिया जाएगा और हड़ताल स्थगित करवा दी जाएगी। देखिए, जो डॉक्टर्स की जो मेन डिमांड है, एक तो ये प्रमोशन का ही इशू था, डीपीसी का था, जो हमने कर दिया है। इतने दिन जो है लगातार हम लोगों की वार्ता चल रही थी डॉक्टर्स से, और डीजी कार्यालय से भी हमने उनको भी हमने बताया कि जल्द से जल्द ये जो भी डीपीसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब हमें जल्दी प्रेषित करें। और काफ़ी उनमें त्रुटियाँ भी थी और उसका निराकरण करने में भी थोड़ा समय लग गया। तो कल काफ़ी त्रुटियों का निराकरण करने के बाद शासन स्तर पे फिर डीपीसी हुई है। एक तो ये डीपीसी एक मेजर इशू था जो डॉक्टर्स भी डिमांड कर रहे थे, जो हमने कर दिया है। इसके अलावा एसएडीसीपी के भी इश्यूज हैं और वो उसको भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, वो भी जल्दी। खबर देहरादून से है, जहां पर साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है। इसमें साइबर ठग हुबहू थाने या कोतवाली की तरह दिखने वाला सेटअप तैयार कर रहे हैं। ठग बाकायदा थानाध्यक्ष या कोतवाल जैसी ड्रेस में रहता है। इसके बाद वह लोगों को वीडियो कॉल कर धमकाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। जिससे बचने के लिए अंकुश मिश्रा, सीओ साइबर क्राइम, ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल आने पर लालच में ना आए। अनजान कॉलर की सत्यता की जांच करें, बिना किसी भी प्रकार की सूचना या दस्तावेज ना दे और वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें। कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहां तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। अब आपके सभी दर्शकों के लिए जागरूकता है तो बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के अपराध में अमूमन देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सअप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं। उन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक मॉडल होता है कि जहां पे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक सीबीआई ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ईडी ऑफिस, कोई भी सरकारी जो एक एजेंसीज होती हैं, उनका एक फेक ऑफिस बना रहता है और सामने वाले जो कर्मचारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं। और फिर वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ एक वारंट निकला है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको उन्होंने एक अमूमन शब्द बोला है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद उसको बोला जाएगा कि आप पे इतने नोटिसेस हैं, इतने फाइन है, आपका डेटा पाया गया है, आप इस अपराधी के साथ लिंक है, जहां पे उस व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है। चमोली में पितृपक्ष के चलते इन दिनों मोक्ष धाम बद्रीनाथ में तर्पण और पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम अनुकूल होने के चलते हेमकुंड साहिब व बद्रीनाथ की यात्रा में अब तेजी पकड़ ली है। 1000 की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु इन धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम में तीर्थराज ब्रह्म कपाल में जिस प्रकार से देश विदेश के लोग सनातन धर्म में अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पे कर रहे हैं, बड़े सुखद की बात है। हम सनातनी भारतवर्षी तो इस पिंडदान को करते हैं। आज जिस प्रकार से 16 विदेशी रसिया लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान इस मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम के इस ब्रह्म कपाल में किया, ये बड़ा सनातन। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसे कई शिक्षक हैं जो कई वजह से स्कूलों में पढ़ाने नहीं जा पाते हैं, जिसमें गंभीर बीमारी के साथ ही अन्य कई वजह शामिल है। वहीं इस कारण से शिक्षकों को पूरा मानदेय तो मिल रहा है,
लेकिन स्कूलों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और स्कूली बच्चों को इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ऐसे शिक्षकों को अब सेवानिवृत्ति दी जाएगी। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ बैठक हुई और बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। शिक्षा मंत्री ने ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और स्कूलों में पढ़ाने नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अभी तक ऐसी सूची प्राप्त नहीं हुई है, जिसके बाद हमने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह जल्द ही सूची दें। देखिए, इसमें जो गत बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें उनके द्वारा ये नाराजगी व्यक्त की गई थी कि कुछ समय पहले उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने वाले कार्मिकों और शिक्षकों के बारे में सूचना मांगी थी, जो कि अभी तक नहीं दी गई है। तो उनके निर्देशों के अनुपालन में हमने जनपद के सभी जिलों को मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अनिवार्य रूप से हमें सूची उपलब्ध कराएंगे उन कार्मिकों की और शिक्षकों की जो किसी गंभीर बीमारी के कारण अध्यापन कार्य करने में या कार्यालय में उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। तो उसी क्रम में जैसे ही वो सूची हमें प्राप्त होती है, हम उसमें जो वर्तमान शासनादेश है उसके अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति